स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं जिस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर सिस्टम जिस फॉर्म में, जिस एडवांस फॉर्म में आज हमारे पास मौजूद है, शुरू से ऐसे नहीं था। बल्कि कंप्यूटर सिस्टम का ओरिजिन अगर हम देखते हैं, अगर हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम एक बहुत ही एक ऑर्डिनरी, एक सिंपल मशीन से इनिशिएट हुआ था, एक कैलकुलेटिंग मशीन से। जैसे कि अब मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि कंप्यूटर का नेम ही एक लैटिन वर्ड कंप्यूट पे रखा गया है, जिसका मीनिंग है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। सो बेसिकली कंप्यूटर, स्टार्ट का कंप्यूटर, जो फर्स्ट कंप्यूटर था हमारे पास, वेरी फर्स्ट कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर्स थे वो जस्ट कैलकुलेटिंग मशीन थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं थे। जैसे कि अभी हम इसकी हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं, डिटेल्स में नहीं हम जाएंगे, हम बस बेसिक बेसिक हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स को देखेंगे। तो वो भी हमें ये बताता है कि हमारे पास हमारा जो इनिशियल कंप्यूटर था वो बहुत ही ऑर्डिनरी कैलकुलेटिंग मशीन की तरह था। ठीक है, कहते हैं जी कंप्यूटर इन्वेंट इसलिए किया गया क्योंकि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए ज़रूर कोशिश करके उसे क्रिएट करते हैं। और ये कि हमेशा इंसान की कोशिश यही रही है कि वो नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेप जाए और एडवांस से एडवांस डिवाइसेस, मशीनरी, टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, सो दैट वो अपने काम को ज़्यादा आसान और एफिशिएंट बना सके। बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमारे पास आज के कंप्यूटर को बनाने में, डिजिटल कंप्यूटर तक आने में। उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास पहला कंप्यूटर, सबसे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हम कह सकते हैं, वो अबैकस था। ठीक है, अबैकस क्या था? बिल्कुल ये एक बीड्स की गेम की तरह आपके सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है कि जिस तरह एक गेम, एक लकड़ी का वुडन एक रैक था, ठीक है, जिसके अंदर स्टिक्स के ऊपर, वायर्स के ऊपर बेसिकली बीड्स थे। इन बीड्स को आगे और पीछे करके, ऊपर नीचे करके अरिथमेटिक कैलकुलेशंस की जाती थी, सिर्फ यानी गिनती के लिए आप कह लें जी, इन बीड्स को यूज़ किया जाता था। उसके बाद हमारे पास निपर बोन का जो है ना, एक जो कि स्कॉटिश साइंटिस्ट था, उसने एक कार्डबोर्ड बेसिकली इन्वेंट किया, जिसे निपर्स बोन कार्डबोर्ड कहते हैं। और उसका मकसद भी क्या था? उसका मकसद भी यही था कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए टेबल्स को, लॉगरिथमिक जो टेबल्स है, लॉगरिथम टेबल्स, उनको समझने के लिए ये टेबल ने हमारी हेल्प की। यानी अगेन अगर आप देखते जाएं तो कैलकुलेटिंग मशीन्स की तरह के ये कंप्यूटर्स थे। फिर स्लाइड रूलर एक कंप्यूटर आया, नॉट कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं हम कह सकते, एक कंप्यूटिंग मशीन आई जिसका मकसद था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। देखिए क्या है, ये देखने में सिर्फ एक रूलर है, ठीक है। एक रूलर के अंदर दूसरा रूलर है, स्लाइडर है, ठीक है। स्लाइडर रूलर यानी एक आउटर रूलर है, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, और उसके अंदर एक इनर रूलर है, और उसको हम स्लाइड करके आगे पीछे करके लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है जी। बेसिकली इसके तीन पार्ट्स थे, कॉल्ड स्लाइड, रूलर एंड स्लाइडिंग कर्सर, ठीक है जी। रूलर जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, स्लाइडर जो स्लाइड हो रहा है, और स्लाइडिंग कर्सर जो एक पॉइंट है जो बता रहा है कि इस टाइम कौन सी वैल्यू है। बहरहाल जी, तीसरा कंप्यूटर हमारे पास कार्डबोर्ड के बाद बीड्स। फर्स्ट तो हमारे पास आया बैकस, बीड्स वाला, जिसे हम जमा तफरीक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कर सकते थे। निपर बोन का आया जो लॉगरिथमिक टेबल्स की कैलकुलेशन के लिए हेल्प जिसने की। स्लाइड रूलर आया, अगेन वो लॉगरिथम की आइडिया पे ही बेस कर रहा था, लेकिन उसका मकसद क्या था? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना, ठीक है। देन ब्लेसी पास्कल का पास्कल लाइन, एक कैलकुलेटिंग मशीन आई, ठीक है, 1642 में, जिसे पास्कलाइन कहा। इसका मशीन के अंदर जो है एक मेटल व्हील लगा हुआ था, मशीन हैड मेटल व्हील्स, एक नहीं बहुत से इसके अंदर मेटल व्हील्स थे, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर डिजिट्स लिखे हुए थे 0 से लेके 9 तक। इन व्हील्स को रोटेट करते हुए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन की जाती थी, ठीक है ना। व्हील के ऊपर वो जिस तरह बिल्कुल ये फ़ोन डायल, जो हमारा पुराना फ़ोन डायल होता था, उसकी तरह का व्हील, और इसके ऊपर डायलर 0 से 9 नंबर्स हैं, जिन्हें हम मूव करके, आगे पीछे करके, रोटेट करके तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन कर सकते। देन लेबनिज कैलकुलेटर जर्मन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, कैलकुलेटिंग मशीन थी।
और ये पहला कंप्यूटर था जो कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चारों फंक्शंस एक साथ परफॉर्म कर सकता था। देन जैकवर्ड्स लूम का एक कंप्यूटर आया जिसका जो पंच कार्ड की जो बेसिकली एक मशीन थी जो कि रीड कर सकती पंच कार्ड को डिज़ाइन अ पैटर्न ऑटोमेटिकली। डिफरेंट पैटर्न डिज़ाइंस बनाने के लिए, जैसे कि आप कह लें कि कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए ये एक मशीन बनाई गई जिसके अंदर जो हम पंच कार्ड लगाते थे बिल्कुल ये वैसे ही काम करता था। ठीक है जी, पंच कार्ड समझ लें, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस होती थी, वो इसे बताता था कि कैसा डिज़ाइन बनाना है। बिल्कुल वैसे जैसे आज के हम अपने डिजिटल कंप्यूटर्स में पंच कार्ड को प्रोग्राम करके लगा देते हैं और उन पंच कार्ड पे जो भी लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक पंच कार्ड्स इन्होंने बनाए जो कि डिफरेंट मशीन्स में लगा के, टेक्सटाइल मशीन्स में लगा के कपड़े के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स बनाए गए। बेबिज डिफरेंशियल एनालिटिकल इंजन्स जो है ना, चार्ल्स बेबेज ने, इंग्लिश जो साइंटिस्ट है, उसने एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई। ठीक है, अब मैकेनिकल की तरफ आए अब हम। ठीक है, हम ये वुडन बॉक्सेस, रूलर और सिंपल जो बीड्स और कार्डबोर्ड और व्हील्स से निकल के अब हम आए किसकी तरफ, एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन की तरफ। मैकेनिकल मींस ऑल्सो नोन एज डिफरेंस इंजन। मैकेनिकल मींस ऐसी मशीन की तरह की एक डिवाइस थी जिसके कुछ मैकेनिकल पार्ट्स थे और ये एक ऑटोमेटिक मशीन थी। इसे एनालिटिकल ये एक ऑटोमेटिक मशीन थी, इसे एनालिटिकल इंजन भी कहा गया। ये भी बिल्कुल उसी रूल पे काम करती है जिस पे हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी मशीन थी और मैकेनिकल थी, इलेक्ट्रिकल नहीं थी, मैकेनिकल थी। यानी इसे ऑपरेट करना पड़ता था, ऑटोमेटेड भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस थी और फुली कंट्रोल्ड थी कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। बिल्कुल ये जो है ना, इट कुड नॉट कंप्लीट इट एज टेक्नोलॉजी वाज नॉट एडवांस्ड, हाउएवर ही लेड द फाउंडेशन। बहरहाल आपके पास अगर हम कहें कि ये एक्चुअली तो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर जैसा नहीं था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, लेकिन फिर भी ये इतना बेटर मशीन थी कि इसने हमारे आज के कंप्यूटर को बनाने के लिए बेसिक रूल प्रोवाइड किया। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह हमारा मॉडर्न कंप्यूटर जिस रूल पे काम करता है वैसे ही मशीन काम करती थी और इसी को बेस बनाते हुए आज का हमने अपना मॉडर्न कंप्यूटर बनाया। सो बेसिकली चार्ल्स बेबेज की एनालिटिकल इंजन आज के डिजिटल कंप्यूटर को जनरेट करने में, क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा उसका जो है ना, आप कह लें जी, रोल था। देन हॉटलिथ टेस्ट ने क्या किया, हॉटलिथ ने एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई जिसे बेसिकली अमेरिकन सेंसस में, अमेरिका में मर्दमशुमारी के लिए यूज़ किया गया। 1890 में अमेरिका में मर्दमशुमारी की ज़रूरत पड़ी तो इस साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई। ठीक है, जिसका ये क्या थी, इट हैड अ कार्ड रीडर दैट कुड रीड द होल्स इन द पंच्ड कार्ड। ठीक है, ये कार्ड रीडर की तरह की एक डिवाइस थी जिसके अंदर जब हम एक पंच कार्ड लगाते थे उसके ऊपर जो होल्स थे उनको ये रीड करता था। और सिर्फ रीड नहीं करता था बल्कि उन पंच उन होल्स को रीड करने के बाद काउंट करके रिजल्ट भी डिस्प्ले कर सकता था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसका मकसद ये था ना, फॉर एग्जांपल सेंसस में ये मर्दमशुमारी में यूज़ हुआ, ये मशीन यूज़ हुई तो कार्ड्स ही के ऊपर जो है ना लिखा गया, राइट किया गया, होल्स के थ्रू लिखा गया कि कितने लोग एजुकेटेड, कितने अनएजुकेटेड, पॉवर्टी लेवल एंड एक्सेट्रा। सारी चीज़ों को उन्हीं बोर्ड्स के ऊपर जो होल्स थे, पंच बोर्ड के ऊपर, पंच कार्ड्स के ऊपर होल्स के थ्रू लिखा गया और बाद में उन पंच कार्ड्स को जब इस मशीन में लगा दिया गया तो उस मशीन ने रीड करके बता दिया कि कितने, काउंट करके रीड करके काउंट किया होल्स के और फिर रिजल्ट बता दिया कि कितने होल्स हैं, यानी क्या भी उसके ऊपर कार्ड के ऊपर वैल्यू है। और ये जो आपके पास हॉर्लिक्स था उसने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम ही उसने टैबलेटिंग मशीन कंपनी रखा। द कंपनी वाज चेंज्ड इट्स नेम टू इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आज की जो हमारे पास IBM
एक बहुत ही फेमस कंपनी है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर डिवाइसेस बनाने में। एक्चुअली उसको बनाने वाला, उसका फाउंडर, आईबीएम का फाउंडर कौन था? ये हॉर्लेथ ही था। देन मार्क वन कंप्यूटर आया। मार्क वन कंप्यूटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया। ठीक है, ये आईबीएम की हेल्प से बनाया गया और ये फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, इससे पहले चार्ल्स बेबिज का हमारे पास मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसने डिजिटल कंप्यूटर के लिए बेसिस प्रोवाइड की। लेकिन मार्क वन जो था वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी इलेक्ट्रिकल भी था और मैकेनिकल भी था। ठीक है, और ये क्या कर सकता था? ये 10 डिजिट्स को 5 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी रखता था। मींस ये एक बेटर कंप्यूटर था, यानी आप समझ लीजिए एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे थे। इसके अलावा ये बहुत रिलायबल और ह्यूज भी था साइज़ में। अगर हम एनिमिक देखें, जैसे ये मार्क वन आपको नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इतनी बड़ी जगह पे इतने बड़े बड़े रैक्स में इसे लगाया गया और मकसद क्या था? सिर्फ क्या जी, ये 5 सेकंड्स के अंदर 10 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज के अगर हम कंप्यूटर को देखें तो वो 5 सेकंड क्या, 1 सेकंड के 5,000वें हिस्से में जो है ना, इन 10 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी रखता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन की एबिलिटी रखता है आज का हमारा कंप्यूटर। सो बहरहाल ये कंप्यूटर्स भी थे, जब ये थे तब इनकी इम्पोर्टेंस थी, तब इनकी वर्किंग की इम्पोर्टेंस थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास एडवांस कंप्यूटर आते गए तो इनकी इम्पोर्टेंस या इनका वो फिर हमें काम अब कुछ भी नहीं लगता। जैसे कि अब अगला देखिए हम, एनाविक इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये आपके पास फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है जी, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारे पास एक्चुअली एनिवेक था। ठीक है, इसे जॉन ने बनाया था। ये बहुत हैवी और लार्ज था। अगेन बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती थी और ये 5,000 एडिशंस 1 सेकंड में कर सकता था। ये डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस पे काम करता था। और देखें जी, एनिमिक को अगर आप फिगर 1.21 में देखते हैं तो अगेन ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। इसको प्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए थी। और अल्टीमेटली अगेन अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक डिफ़िकल्ट कंप्यूटर था, बट पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यही था। ठीक है, यूनि मार्क वन जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, लेकिन एनाविक जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था। ठीक है, जो कि आपके पास जो है फास्ट कैलकुलेशन करने की एबिलिटी रखता था। देन एडवेक ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया। ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ कैलकुलेशन करने की एबिलिटी रखता था। इससे पहले भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया एनविक, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बाइनरी नंबर नहीं बल्कि डेसिमल नंबर सिस्टम पे थी। जबकि एडविक का जो कंप्यूटर एडविक ने बनाया वो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ काम कर सकता था। अगेन एडविक का कंप्यूटर भी बड़ा साइज़ में बड़ा था, लेकिन इसका फ़ायदा, लेकिन इससे ये एक स्टेप नेक्स्ट हम आए ना, हमने यूनिविक अगर एनी सॉरी एनीमेक अगर हमने बनाया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे था, लेकिन हमें बाइनरी नंबर सिस्टम चाहिए था। दैट इज़ वाई एडविक का कंप्यूटर उससे एक स्टेप आगे आया और उसने बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ कैलकुलेशन करने की एबिलिटी रखने वाला एक कंप्यूटर बनाया। देन फाइनली हमारे पास एक यूनिवेक कंप्यूटर आया। ठीक है, जो कि 1947 में बना और ये पहला कंप्यूटर था जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए मार्केट में बनाया गया और ये एक सक्सेसफुल कंप्यूटर था। ठीक है, और ये साइंटिफिक एंड कमर्शियल दोनों तरह की एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया था। बिल्कुल वैसे ही ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही काम करता था। लेकिन साथ ही साथ ये आपके पास एडवेक्स से किस तरह से बेटर था? एडवेक्स से इस तरह से बेटर था कि ये कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल था और एक सक्सेसफुल कंप्यूटर था ये, जिसे कमर्शली बिजनेस एप्लीकेशन में या साइंटिफिक एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता। फिर आया जी IBM 650। IBM 650 एक अर्ली कंप्यूटर था जो कि IBM ने बनाया। इट वॉज डिज़ाइन टू यूज़ मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ करने के लिए इसे बनाया गया था। ये डाटा को पंच कार्ड से और मैग्नेटिक टेप से रीड कर सकता था, पंच कार्ड्स।
और मैग्नेटिक टेप जो है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे भी। पंच कार्ड्स बेसिकली कार्ड्स होते हैं जिनको हम पंच करके, जिसके ऊपर हम कुछ भी प्रोग्राम लिख लेते हैं और फिर हम उसे अपनी डिवाइस के अंदर पंच कर लेते हैं और डिवाइस उसके ऊपर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करती है। मैग्नेटिक टेप आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मीडिया है, जिसके ऊपर बिल्कुल ये बिल्कुल वैसी ही है जो आप कभी जो है टेप रिकॉर्डर के लिए जो कैसेट टेप यूज़ करते थे और उसके अंदर ब्लैक कलर का आपको एक रिबन फीता नज़र आता था, बिल्कुल मैग्नेटिक टेप वैसी होती है। तो ये पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप को रीड कर सकता था और ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर सकता था प्रोग्राम को। किसी भी पॉइंट पे अगर कहीं पे एरर आ जाता तो वहाँ से स्टॉप करके फिर उसे रीस्टार्ट करने की भी एबिलिटी रखता था, यानी एक एडवांस कंप्यूटर था। वाइडली यूज कंप्यूटर्स में से पहला कंप्यूटर था, सक्सेसफुल कंप्यूटर था। 1000 कंप्यूटर्स IBM मैन्युफैक्चर्ड 1000 कंप्यूटर्स। IBM ने 1000 ऐसे कंप्यूटर्स बनाए और उन्हें मार्केट में अवेलेबल कराया, क्योंकि हमारे पास एक बेटर कंप्यूटर था जो कि आपके पास आज के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर की तरह के कुछ फंक्शनैलिटीज़, कुछ फीचर्स रखता था। देन एप्पल कंप्यूटर आया। एप्पल कंप्यूटर स्टीव ने डेवलप किया था, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये पहला कंप्यूटर था जो एप्पल कंपनी का बनाया गया था। स्मॉल था और यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर था। आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर्स की तरफ आते जा रहे हैं। पहले हमारे पास कंप्यूटर्स के साइज़ बड़े थे, उनको रखने के लिए बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़े रैक्स चाहिए थे, उन्हें ऑपरेट करने वाले हमें ऑपरेटर्स चाहिए थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो हमारे पास कंप्यूटर्स का साइज़ कॉम्पैक्ट और स्मॉल होता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एप्पल 1 और एप्पल 2 कंप्यूटर्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास काफ़ी स्मॉल कंप्यूटर्स हैं। बहरहाल जी, ये भी हमारे पास यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर्स थे, कॉमनली यूज़ में आए। और एप्पल 2 तो आपके पास पहला कंप्यूटर था जो कलर डिस्प्ले भी प्रोवाइड करता था और अपने टाइम का बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर था, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन और उसका कीबोर्ड दोनों इकट्ठे ही जुड़े हुए बने हुए हैं। बहरहाल ये बहुत ही फेमस कंप्यूटर था उस टाइम पे, यानी कोई 1977 में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और यूज़ किया जाता था। फिर IBM PC आया। IBM PC 1981 में बना। ये स्मॉल और फास्ट कंप्यूटर था। ये आपके पास ऑडियो के कैसेट प्लेयर के साथ और टीवी सेट के साथ घर में अटैच किया जा सकता था इसको। यूज एन ऑडियो कैसेट लोड एंड सेव डाटा रखने के लिए इसमें हम ऑडियो कैसेट डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह VCR का नहीं था होता जिसके अंदर आप कैसेट डाल सकते, वैसे इसके अंदर स्पेस यहाँ पे आप कैसेट डाल सकते डाटा को स्टोर करने के लिए। और इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ हो रही थी वो 4.77 मेगाहर्ट्ज़ की थी और यहाँ पे MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ हुआ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम बात कर चुके हैं। हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और वो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस हार्डवेयर को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया दैट वाज MS-DOS। बहरहाल ये जल्दी ही फेमस हो गया, स्टैंडर्ड यूज़ के लिए, बिजनेस पर्सनल यूज़ के लिए, हर एक यूज़ के लिए ये यूज़ होने लगा। तो एक्चुअली हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते IBM PC तक अगर आए हैं तो IBM PC हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि काफ़ी हद तक आज के कंप्यूटर से मिलता जुलता कंप्यूटर है। डाटा स्टोर करने की भी फैसिलिटी रखता है। कैसेट प्लेयर भी था इसके साथ, टीवी के साथ भी इसे अटैच किया जा सकता है। मतलब इसके बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे आज के कंप्यूटर्स से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एप्पल कंप्यूटर की तो ये एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स भी हैं, ठीक है, जिन्हें बेसिकली एप्पल कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इन्हें हम मैक कंप्यूटर्स भी, इनको इनके अंदर यूज़ होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। IBM पीसीस का ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS है। ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखने हैं। एप्पल कंप्यूटर्स का आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और IBM कंप्यूटर्स आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है MS-DOS। बहरहाल दैट वाज टूर स्मॉल टूर ऑन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अगेन आपने अब इसको इस तरह से डिटेल्स में नहीं याद करना, बस आपको एक फ्लो पता होना चाहिए कि पहला हमारा कंप्यूटर कैसा था। सबसे पहला हमारा कंप्यूटर ये बीड्स वाला था, फिर हमारे पास पंच कार्ड आया, फिर हमारे पास रूलर आया, फिर हमारे पास पास्कलेन का व्हील्स वाला कंप्यूटर आया, फिर हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न बनाने वाला टेक्सटाइल में पंच कार्ड वाला कंप्यूटर आया,
फिर हमारे पास एनालिटिकल इंजन आया जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। फिर हमारे पास हॉर्लिथ का टैबुलेटर आया। देन मार्क वन कंप्यूटर है जो बड़ा था साइज में लेकिन इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था। एनिमेक का मैकेनिकल था। फिर एनिमेक हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर आया, अगेन बड़े साइज का था। देन एडवेक का इलेक्ट्रिक कंप्यूटर आया, बड़े साइज का तो था लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि आपके पास ये एनिमेक के मुकाबले में जिस डाटा पे काम करता था वो बाइनरी डाटा था। देन यूनिवेक आया, यूनिवेक साइज में स्मॉल होता गया, कमर्शियल यूज़ के लिए आया। आईबीएम उससे भी छोटा हो गया, एप्पल उससे भी छोटा हो गया। और फाइनली आईबीएम पीसी आया जिसमें हम स्टॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है और इसी बेस में हमारे पास आज का मॉडर्न कंप्यूटर बना। ये जो थी हमारे पास एक ब्रीफ सी हिस्ट्री, हमें पता हो कि हमारे पास हमारा आज का मॉडर्न कंप्यूटर किन किन शेप से गुजर कर आया। ठीक है, ये माइलस्टोन्स अगर हम इसके अंदर देखें तो माइलस्टोन्स या अचीवमेंट्स क्या थी, हर एक साइंटिस्ट की अपनी एक माइलस्टोन था जो उसने सेट किया और उस गोल को अचीव किया और अपने अपने दौर में बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ही एक सक्सेसफुल मशीन बनाई जो कि उस दौर में जब ये बनी मशीन्स तब इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ये जितना भी काम कर सकते हैं, चाहे सिंपल एडिशन करते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लाई डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं, तो जितनी भी इनकी एबिलिटी थी अपने टाइम के हिसाब से माइलस्टोन्स थे जिन्हें अचीव किया गया। बहरहाल जी, हर एक दौर में हमारे पास नया से नया कंप्यूटर आता गया और हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ मूव करते करते हमारे पास आज का कंप्यूटर बना। अगर हम कंप्यूटर की जनरेशन्स की बात करें तो कंप्यूटर की जनरेशन्स बेसिकली हमें ये बताती हैं कि कंप्यूटर को अगर हम टेक्नोलॉजी की बेस पे अगर हम उसकी रिवीन करें, इससे पहले जो हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी है ना, उसमें जो हमने उसकी मल्टीपल हिस्ट्री की एक पूरा एक हमने फ़्लो लिया है, वो एक्चुअली उसकी टेक्नोलॉजी की बेस पे नहीं हमने बात की, बल्कि हमने उसकी वर्किंग के बेस पे उन कंप्यूटर्स को हमने एक हायरार्की में एक हिस्ट्री के वाइज देखा कि पहला कंप्यूटर कैलकुलेटिंग मशीन था, एडिशन सब्ट्रैक्शन करता था, फिर मल्टीप्लाई आ गया, फिर लॉगरिथमेटिक कैलकुलेशंस आ गई, फिर इलेक्ट्रॉनिक बन गया, मैकेनिकल बन गया एंड एक्सेट्रा। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स हमें ये बताते हैं कि किस तरह कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जस्ट क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स थी। वैक्यूम ट्यूब्स आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल समझ लें जिस तरह एक बल्ब नहीं था होता पहले, हम वो एक शीशे का बल्ब जिसमें येलो कलर का लाइट होती थी और टंगस्टन कि उसके अंदर हमारे पास वो दो हमें कनेक्टर्स नज़र आते थे। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही वैक्यूम ट्यूब होती है। तो पहले कंप्यूटर में जो हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, वहाँ पे हमारे पास बहुत सी वैक्यूम ट्यूब्स को लगा के कंप्यूटर्स बनाए गए थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने ट्रांजिस्टर्स लगाए थे। ट्रांजिस्टर कैसे के होते हैं देखने में, ट्रांजिस्टर बिल्कुल इस तरह से समझने जिस तरह आज हम कैपेसिटर देखते हैं, वैसे ये कंपोनेंट्स थे। इनको जोड़ के इनको मिला के कंप्यूटर बनाया गया। फिर अगर हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को देखते हैं तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी बिल्कुल जिस तरह हम आज देखते हैं ग्रीन कलर का सर्किट बोर्ड हमें अपने फ़ोन में, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, अपने कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ों में नज़र आता है। वैसे ही ये हमारे पास इसके इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते थे, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, चिप से बनी हुई है और उसके अंदर जो है आपके पास सर्किट की लाइंस हैं और उनके आपस में कनेक्शंस हैं। फिर अगर हम बात करें यानी फर्स्टली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का जो कॉन्सेप्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आया है और यही इंटीग्रेटेड सर्किट एडवांस फॉर्म में आज हमारी सीपीयू चिप की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। सीपीयू चिप के बारे में मैं बता चुकी हूँ, सिस्टम यूनिट के अंदर होती है और मेन प्रोसेसर होता है हमारे कंप्यूटर का। ठीक है, देन हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और अब हम माइक्रो प्रोसेसर चिप्स की तरफ आ गए। इंटीग्रेटेड सर्किट से अब हम चिप्स की तरफ आ गए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हमारे पास यानी छोटी छोटी चिप्स बन गई जिन्हें हम प्रोसेसर के तौर पर, सीपीयू चिप के तौर पर अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करने लगे। ठीक है जी, और यही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही हमारा वो कंप्यूटर है जो आज का हमारा कंप्यूटर है, सबसे एडवांस कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे यूज़ वाला एडवांस कंप्यूटर। लेकिन इससे एडवांस कंप्यूटर हमारे पास फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स भी आ गए हैं अब, लेकिन हम जिस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही है और उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स चिप्स लगी हुई हैं, इसमें सीपीयू चिप्स हैं और इसके अलावा बहुत सी चिप्स हैं जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस होती हैं।
ठीक है। और अगर हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को देखें तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आपके पास प्रेजेंट कंप्यूटर भी है और फ्यूचर भी हमारा कंप्यूटर्स का जो है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करता है। रोबोटिक्स जितने भी आपके पास रोबोट मशीन्स हैं आज हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर रोबोट्स के अलावा आपको कहाँ पे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स मिलते हैं। मोस्टली हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन के लिए कहीं पे एंट्रेंस के लिए जो है ह्यूमन बींग्स की हार्ट बीट को सेंस करने वाले, उनके फिंगरप्रिंट को सेंस करने वाले, उनके आई रेटिना के साइज को, उनके फेस को आइडेंटिफाई करने वाले, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखते हैं। यानी ये बिल्कुल जिस तरह एक इंसान चीज़ों को समझ सकता है और महसूस कर सकता है और डिस्टिंग्विश कर सकता है और जो है वो डिसीजन ले सकता है, बिल्कुल वैसे ये कंप्यूटर काम करते हैं। ये नहीं है इनमें इंटेलिजेंस जो है वो इंसानों वाली है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये हमारे पास फ्यूचर में भी हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स अब बनेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस करेंगे। बहरहाल अगर हम टेक्नोलॉजी के चेंजेस देखें तो वैक्यूम ट्यूब से हम आए आपके वैक्यूम ट्यूब से हम ट्रांजिस्टर्स पे आए, ट्रांजिस्टर से हम पंच कार्ड्स पे आए, ठीक है, और पंच कार्ड से हम माइक्रो प्रोसेसर चिप्स पे आए और फिर फाइनली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आए। और जो कि हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास रोबोट्स का ही दौर होगा, हमारे पास जो कंप्यूटर्स होंगे वो रोबोट्स जैसे ही होंगे। ठीक है। ये तो था हमारे पास एक हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास आज का हमारा कंप्यूटर बना। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और हम टॉपिक इसके साथ ही अटैच करके देखते हैं और वो टॉपिक क्या है, वो है बेसिकली कंप्यूटर हिस्ट्री में माइलस्टोन्स हम देखने वाले हैं। कंप्यूटर हिस्ट्री में माइलस्टोन्स हम देखने वाले हैं ईयर 2000 में हमारे पास कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में कौन से नए चेंजेस आए, कौन सी एडवांसमेंट आई, हम उसकी बात करने वाले हैं। जी, बेसिकली हमारे पास टॉपिक है माइलस्टोन्स इन कंप्यूटर हिस्ट्री टाइमलाइंस 2000। यानी ईयर 2000 में हमारे पास कंप्यूटर हिस्ट्री में कौन कौन से माइलस्टोन सेट किए गए और कौन कौन से अचीव किए गए। यानी हमें हमारे आज के जो प्रेजेंट कंप्यूटर वो तो हमारे पास जो एनिमिक के बाद हमारे पास आज जो कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पास आज के कंप्यूटर्स हैं। उन कंप्यूटर्स में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ईयर 2000 में टाइमलाइन 2000 में कौन सी उसमें एडवांसमेंट आई, क्या उसमें चेंजेस आए, हम उसकी बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले जी सिम एक एडवांसमेंट आई, सिम रिलीज किया गया। सिम क्या था? सिम्स जो आपके पास ग्राफिक्स एंड गेम्स में एक एडवांसमेंट्स थी जिसमें एक सिमुलेशन दी गई गेम्स के अंदर इसकी एडवांसमेंट थी, जिसके अंदर क्या हुआ कि आपके पास जो गेम्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिमुलेटेड बनाया गया। सिमुलेटेड मींस बिल्कुल ऐसे लगा कि कि जो है ना ऐसे लग रहा था जैसे चीज़ें एक्चुअल एग्जिस्ट करती हैं, एक्चुअल मूव कर रही हैं, एक्चुअल जो है आपको सिमुलेशन एक्चुअल चीज़ों की रियल वर्ल्ड की सिमुलेशन जो है इस सिम गेम्स में सिम बेस्ड गेम में नज़र आई। जैसे कि आप देखें यहाँ पे होम है, ऑफिस है, ठीक है, कोई आपके पास मल्टीपल अपार्टमेंट्स हैं, किचन है एंड ऑल, एक पूरे होम को दिखाया हुआ है और वहाँ पर सिमुलेशन को दिखाया हुआ है। ये एक पर्सन दिखाया हुआ है जो कि गेम को प्ले करने के लिए जो प्लेयर है उसका एक वो इस पर्सन को कंट्रोल करता है जिसके थ्रू वो गेम को प्ले कर रहा होता है। बहरहाल जी इससे हुआ क्या कि हमारे पास गेमिंग में एक नई एडवांसमेंट आई। सिम ने क्या किया, अलाउ किया प्लेयर को कि वो क्रिएट करें होम को, जॉब को गेट करें, फॉर्म रिलेशनशिप इन फ्री form were designed by a team at Mexico led by Will Wright। ये किसने डेवलप किया उसकी बात करें। सिम took concept from Wright's previous game SimCity। ठीक है, characters controlled by the player were customizable and spoken an artificial language called Smilish। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर करेक्टर्स थे जैसे कि एक ह्यूमन बींग्स होते हैं और ये एक लैंग्वेज में खास बात भी करते थे और इन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता था और साथ ही साथ इन्हें कस्टमाइज भी किया जा सकता है। यानी उनको चेंज करना है, उनको बड़ा करना है, छोटा करना है, उनको रिप्लेस करना है, सब कुछ किया जा सकता था। सिम बिकेम एक्सेप्शनली पॉपुलर विद
वुमेन हु अकाउंटेड फॉर मोर देन 60% ऑफ प्लेयर्स। ठीक है जी। यानी सिम्स की जो ये गेम थी जिसके अंदर सिमुलेशन नज़र आ रही थी और प्लेयर्स को कंट्रोल करना और मॉडिफाई करना आसान था, तो ये गेम्स जो हैं वो ज़्यादा फेमस हुई वुमेंस में। बहरहाल जी, उसके बाद एडवांसमेंट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में हमारे पास 2000 में, टाइमलाइन 2000 में फर्स्ट कैमरा फ़ोन इंट्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट कैमरा फ़ोन देखने में कैसा था? कुछ इस तरह का हमारे पास फर्स्ट कैमरा फ़ोन था, जिसके अंदर आपके पास हैंडसेट के पीछे वाली साइड पे बैक कैमरा, रेयर कैमरा था, फ्रंट कैमरा नहीं था उसका। फ्रंट कैमरा तो हमारे पास फ्यू इयर्स अगो की जो है वो इन्वेंशन है। बहरहाल इसके अंदर एक रेयर कैमरा था जिससे पिक्चर्स को, स्टिल इमेजेस को कैप्चर किया जा सकता था। ठीक है। पहला डिजिटल फ़ोन इंटीग्रेटेड कैमरा के साथ डेवलप किया गया। कैमरा की मैक्सिमम रेजोल्यूशन 0.11 मेगापिक्सल थी, 256 कलर डिस्प्ले था और ये बहुत कम है आज के कम मोबाइल फ़ोन के कैमरास के मुकाबले में। वो 0.1 मेगापिक्सल और 256 कलर डिस्प्ले बहुत ही इनसफिशेंट है। फ़ोटोज़ जो है यहाँ बहरहाल इस कंप्यूटर से, इस मोबाइल फ़ोन से ना सिर्फ कंप्यूटर्स ली जा सकती, सॉरी पिक्स ली जा सकती, बल्कि शेयर भी की जा सकती वायरलेसली। The J phone line would quickly expand, releasing a flip phone variant just a month later. Cameras would become a significant part of most phones. उसके बाद क्या हुआ जी, आपके पास जैसे ये पहला कैमरा फ़ोन बनाया गया, बिल्कुल ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक वो उस तरह का फ्लिप फ़ोन था जिसका फ्लिप कवर होता था, इसको खोल के इससे बात होती थी और इसके पीछे कैमरा मौजूद था। इसके बाद जितने भी आपके पास फ़ोन्स बने हैं उन सब के अंदर कैमरा होना एक असेंशियल बात हो गई, होती गई। ठीक है। इसीलिए हम आज के अपने फ़ोन देखते हैं तो हर फ़ोन में हमारे पास कैमरा मौजूद होता है और ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन, ज़्यादा बेटर कलर, ज़्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी के साथ मौजूद होता है। फिर 2000 टाइमलाइंस 2000 में होंडा ने एडवांस स्टेप की, एक एडवांसमेंट लेकर आया, एक इनोवेटिव स्टेप उसका आया, किसमें मोबिलिटी में बेसिकली किसमें एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। ह्यूमनाइड रोबोट जो है इसने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। ह्यूमनाइड रोबोट कैसा रोबोट था? बिल्कुल ऐसा रोबोट जो कि ह्यूमन बींग की तरह बात कर सकता था, समझ सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है। जैसे कि हमें फिगर में नज़र आ रहा है कि आपके पास ह्यूमनाइड रोबोट एक पर्सन से हैंड शेक कर रहा है, इट मीन्स ये इंसानों वाली क्वालिटीज़ रखता था। ठीक है। इट कुड वॉक 1 mph, क्लाइंब स्टेयर्स एंड चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर टेकिंग हैजर्ड्स, यानी रुकावट आती थी तो वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता। कैमरा इसके अंदर मौजूद था और फेसेस को, जेस्चर्स को और मूवमेंट्स को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की इजीली आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी रखता था। एडिशनली ASIMO had a microphone that allows it to react to voice commands about 1000 वर्बल। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोफोन भी था जो कि जिसके थ्रू ये बातें सुन के, समझ के उन पर अमल करने की एबिलिटी रखता था। सो बेसिकली आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में एक एडवांसमेंट थी ये टाइमलाइन 2000 में। इसके अलावा सोनी ने प्ले स्टेशन 2 रिलीज़ किया ईयर 2000 में। प्ले स्टेशन 2 आपके पास एक गेमिंग डिवाइस थी जिसके साथ गेमिंग रिमोट था और उसके अंदर आपके पास डीवीडीज़ को प्ले करके तो डिफरेंट गेम्स को खेला जा सकता था। ठीक है। उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव इंट्रोड्यूस करवाई गई। मेमोरी एंड स्टोरेज की फील्ड में ये एक आपके पास एडवांसमेंट थी। यूएसबी फ्लैश ड्राइव किस तरह की ड्राइव थी? ऐसी ड्राइव थी जो कि बेसिकली सम बेसिकली डाटा को स्टोर करने और स्टोर करने के लिए यूज़ होती है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, और साथ ही साथ ये मूवेबल होती है, यानी हम उसे एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं कैरी करके डाटा को। सो बेसिकली यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये समटाइम्स रेफर टू एज जंप ड्राइव्स और मेमोरी स्टिक्स भी हम इनको बाज़ औक़ात इन्हीं यूएसबी ड्राइव्स को हम मेमोरी स्टिक्स भी कहते हैं। और इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है डाटा को स्टोर करना, बैकअप रखना और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास यूज़ होता था। बहरहाल जी, ये टाइम 2000 में हमारे पास जो एक और एडवांसमेंट आई मेमोरी एंड स्टोरेज की फील्ड में थे वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव इंट्रोड्यूस कराई गई
और ये वही यूएसबी फ्लैश ड्राइव है जिसे आज हम अपने डेटा को स्टोर करने और एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। देन वाई टू के बग क्या होता है? बग को पहले समझें जी। बग होता है एक कंप्यूटर का एरर। कंप्यूटर के अंदर जब कोई एरर आता है तो उसे एरर नहीं बल्कि बग का नाम दिया जाता है। अब वाई टू के बग क्या है? वाई टू के बग एक्चुअली हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि ईयर 2000 में हमारे पास ईयर 2000 शुरू हो रहा था और हमारे पास 2000 लिखने की जो है एबिलिटी हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं थी। हमारे सॉफ्टवेयर लैंग्वेज इतने एडवांस नहीं थे। तो फिर लेट 1990s में एक जो मसला है ये वाई टू के बग आया। उसकी वजह से आपके पास से सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस को बेटर बनाते हुए 1990 के बाद ईयर 2000 को मेंशन करने के लिए, दिखाने के लिए, कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए जो है ये आपके पास एक एडवांसमेंट थी आपके लैंग्वेजेस में और सॉफ्टवेयर को बेटर बनाने में। जिसके अंदर क्या किया गया, जिसके अंदर आपके पास डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ किए। और के कुछ कंप्यूटर्स के अंदर बेसिकली एक्चुअली होता क्या था कि डेट डेट को लिखने के लिए सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ किए जाते थे। ईयर की इंफॉर्मेशन के लिए 2 डिजिट्स होते थे। जबकि जब हम 1999 से 2000 में आए तो वहाँ पर हमें 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट चाहिए थे। तो अब 1999 से आगे 2000 लिखने के लिए जो है ना कुछ क्या कहते हैं जी लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस किए गए। और अब हमारे पास ईयर 2000 के अंदर जैसे ईयर 2000 आया न्यू ईयर पे एक नया गिफ्ट था कि अब 2000 लिखने की एबिलिटी हमारे कंप्यूटर के पास मौजूद थी। ठीक है। 1999 के बाद 2000 लिखने की एबिलिटी अब हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाई। और ये था हमारे पास एक और माइलस्टोन जो कि हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री में देखा। जिसमें हमने देखा कि किस तरह से किस तरीके से आपके पास किस किस फील्ड में एडवांसमेंट आती गई। ये हमने सिर्फ ईयर 2000 के हिसाब से देखा है। अगर आप इससे आगे जाते जाएं ईयर 2020 तक आएँ तो आपको और भी बहुत सी एडवांसमेंट जो कि डेली बेसिस पे होती है वो एडवांसमेंट्स आपको नज़र आएंगी इस बेसिकली आपके कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के अंदर। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बेसिकली इतनी जल्दी इवॉल्व होती है कि वो समझ लें बिल्कुल डेली ही चेंज हो रही होती है। रोज़ ही उसके अंदर चेंजेस अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं। तो ये सब कुछ किस वजह से है कि आप कि टेक्नोलॉजी के जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बेटर से बेटर होती जा रही है। बहरहाल ये टाइमलाइन 2000 के हिसाब से हमारे कंप्यूटर की फील्ड में टेक्नोलॉजी में क्या क्या नई एडवांसमेंट आई हमने अपने इस लेक्चर में इस बात को देखा। और साथ ही साथ हमने कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री को भी रिवाइज किया और जनरेशन्स को भी देखा ताकि हमें पता हो कि हमारा आज का कंप्यूटर किन स्टेजेस से गुजर के आया। और साथ ही साथ हमने माइलस्टोन 2000 के हिसाब से जो कंप्यूटर की हिस्ट्री देख ली है उससे हमें ये पता चल जाता है कि हम के कंप्यूटर आज का कंप्यूटर हमारे पास कैसे किन किन फॉर्म से गुजर कर आया और फाइनली हमें हमारा आज का कंप्यूटर कैसे मिला। और वहाँ पे उस कंप्यूटर उन कंप्यूटर उन टेक्नोलॉजी चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए हमें किस किस तरह से मेहनत करनी पड़ी और फाइनली हमारे पास आज का जो एक प्रॉपर कंप्यूटर है वो बना। और उसके अंदर भी अब देखिए 2000 में क्या क्या एडवांसमेंट हमें देखने को मिली है। सो बेसिकली हम यहीं तक कंप्यूटर की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, हमें आइडिया हो गया कि कंप्यूटर कैसे आज का कंप्यूटर बना और ये 2000 में कंप्यूटर की फील्ड में क्या क्या एडवांसमेंट आई। आज के लेक्चर में हमने ये देखा।